12 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटुक्वा इंस्टीट्यूशन में हमलावर तेजी से मंच पर दौड़ा और सलमान रुश्दी पर उसने चाकू से हमला कर दिया। चाकू सलमान रुश्दी के गर्दन पर लगा है और वह मंच पर ही गिर पड़े। रुश्दी को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और उनके हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। सितंबर 1988 में द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन के बाद से सलमान रुश्दी के जीवन पर खतरा लगातार बना हुआ था। अपने मिडनाइट चिल्ड्रन उपन्यास के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार जीतने वाले इस ब्रिटिश भारतीय लेखक को अपने जीवन के लिए अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ा। 14 फरवरी 1989 को ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने उनके उपन्यास को इस्लाम का अपमान करने वाला बताते हुए रुश्दी पर एक फतवा घोषित किया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैगंबर की बेअदबी की है। इसके दुष्परिणाम आने वाले दशकों तक महसूस किए गए। यहाँ तक कि जब रुश्दी फतवे के बाद छिप गए तो उनके किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे जलाया गया, फायर बॉम्बिंग की गई और उन्हें मौत की धमकियां आने वाले वर्षों तक बेरोक टोक जारी रही, जिससे दुनिया भर में यह बात गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। 1989 में एक साक्षात्कार में द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन के तुरंत बाद रुश्दी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगने की बात कहते हुए अपनी किताब की बढ़ती आलोचना का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। द सैटेनिक वर्सेस को पढ़ने के लिए गहन लंबी अवधि की ज़रूरत है। यह कई लाख शब्दों की किताब है। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में अर्थ होता है शैतानी आयतें। आपत्ति जताने वालों को मुख्य तौर पर इस किताब के टाइटल पर ही आपत्ति थी। रुश्दी ने अपने इस किताब में एक काल्पनिक कहानी लिखी है। कहानी भारतीय मुस्लिम मूल के अभिनेता जिब्रिल फरिश्ता और सलादीन की है। कहानी कुछ इस तरह की है कि ये दोनों फिल्म कलाकार हवाई जहाज के जरिए मुंबई से लंदन जा रहे हैं। जिब्रिल फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार होता है और जो दूसरा किरदार है सलादीन, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। बीच रास्ते में इस प्लेन को कोई सिख आतंकी हाईजैक कर लेता है। इसके बाद विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा होता है। तभी पैसेंजर से आतंकियों की बहस होने लगती है। गुस्से में आतंकवादी विमान के अंदर बम विस्फोट कर देता है। इस घटना में जिब्रिल और सलादीन दोनों समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। इसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाती है। फिर एक रोज ऐसा होता है कि एक धर्म विशेष के संस्थापक के जीवन से जुड़े कुछ किस्से जिब्रिल के सपने में आते हैं। इसके बाद वह उस धर्म के इतिहास को एक बार फिर नई तरह से स्थापित करने के लिए सोचने लगता है। इसके आगे रुश्दी ने अपनी कहानी के किरदार को जिब्रिल और सलादीन के जरिए जिस तरह से आगे बढ़ाया है, इसे ही इश्निंदा माना गया। जब इस किताब का विमोचन पश्चिम में किया गया था तो इसे अनुकूल समीक्षा मिली थी। उपन्यास ने 1988 का व्हिटब्रेड पुरस्कार जीता और 1988 के जब बुकर पुरस्कार की जब लिस्ट आई थी उसमें यह फाइनलिस्ट भी बन गया था। हालांकि तब तक यह खबर फैल चुकी थी कि सैटेनिक वर्सेस में इश्निंदा की गई है। भारत में इसके प्रकाशन के 9 दिन बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने की बात कहके तब की राजीव गांधी सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस उपन्यास पर बैन लगा दिया था। इस किताब के विरोध में ब्रिटेन में भी प्रदर्शन होने लगे। साल के अंत आते आते तक पुस्तक को बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, केन्या सहित कई देशों में बैन कर दिया गया। अन्य देशों ने भी जल्द ही इसका अनुसरण शुरू कर दिया। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हालांकि शुरू में ईरान ऐसा देश था जिसमें इस पुस्तक का विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे किताब और रुश्दी के खिलाफ दुनिया भर में शोर बढ़ता गया, वहां मौलवियों के एक समूह ने किताब के कुछ हिस्सों को पढ़ा। उसके बाद जो कुछ हुआ अब वो इतिहास है। ईरान के इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया। यहाँ तक कि लेखक की हत्या के लिए $3 मिलियन से अधिक के इनाम की पेशकश भी की गई। अगले 9 सालों तक रुश्दी छिप कर रहे। वे एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे। उनके बॉडीगार्ड उनके लिए कड़ा पहरा देते थे।
हालांकि ईरानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर 1998 में कहा, करीब 10 साल बाद, कि अब वो सलमान की मौत का समर्थन नहीं करते। हालांकि फतवा अपनी जगह पर कायम रहा। इसके बाद ही रुश्दी सार्वजनिक जीवन में फिर से लौटे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक स्वतंत्रता के वे पैरोकार बन गए और बेस्ट सेलिंग उपन्यास लिखना जारी रखा। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट बुक की घोषणा के लिए अपने बेटे जफर के साथ फतवे के बाद वे पहली बार 2000 में भारत लौटे। हालांकि उन पर खतरा तब भी बरकरार रहा। 2006 में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने कहा था कि सलमान रुश्दी ने जो इश्क निंदा की है उसका बदला लेने के लिए करोड़ों मुसलमान तैयार हैं। 2010 में आतंकी संगठन अल-कायदा ने एक हिट लिस्ट जारी की। इसमें इस्लाम धर्म के अपमान करने के आरोप में सलमान रुश्दी को भी जान से मारने की बात कही गई थी। इस बीच सलमान रुश्दी अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे। वे हेलेन ऑफ ट्रॉय पर आधारित अपने पहले नाटक पर काम करने लगे। पिछले साल एक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के साथ मेरा रचनात्मक संबंध मेरी सबसे मजबूत प्रेरक शक्ति है। कोरोना महामारी की वजह से मेरे निजी संबंध ठंडे बस्ते में हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत जल्द से जल्द इससे उबर जाएगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।